रहीम जी अपने बहुत ही सुंदर दोहे में कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चिटकाए, टूटे तो फिर जुड़ ना पाए और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। दोस्तों, एक ऐसा ही धागा सी सेट की डेली वीडियो सीरीज के साथ स्लीपी क्लासेस ने आपके साथ जोड़ा है और इस धागे को ना टूटने दें, क्योंकि डेली वीडियो सीरीज से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट तो ये कि आपको PYQs की डिटेल डिस्कशन सोल्यूशन मिल जाते हैं, और दूसरा आपकी स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन हो पाती है, और एक रूटीन के साथ अगर आप चलते हैं कंसिस्टेंसी के साथ तो डेफिनेटली लर्निंग मेथड आपके बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं, और साथ ही साथ एग्जाम में आपको जो भी आपका गोल है वो अचीव करने में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, आज की सी सेट क्लास को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं रीडिंग कॉम्पिटिशन के अंदर आपके पास क्या टास्क गिवन है, एंड लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन विद अ लॉट ऑफ ज़ील एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस करेक्टली। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हाउ मेनी ऑफ यू कुड डू दिस क्वेश्चंस करेक्टली, राइट। वेल, पैसेज पढ़ते हैं और पैसेज के अंदर देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी जिससे कि क्वेश्चन डिराइव हुआ, और क्वेश्चन के डिराइव होने के बाद हम कितना आंसर करेक्ट कर पाते हैं। Well, it was written that economic liberalization in India was shaped largely by the economic problems of the government. कि अगर बात करें लिबरलाइजेशन की, इंडिया की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, तो वो ज़्यादातर उसको किस लिए शेप किया गया था, उसका मेन पर्पस क्या था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द गवर्नमेंट दैन किसकी बजाय द इकोनॉमिक प्रायोरिटीज ऑफ द पीपल। मतलब लोगों की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को ध्यान में रख के नहीं, बल्कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो थी गवर्नमेंट की, उनको मद्देनजर रखते हुए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो थी उसको शेप किया गया एक बड़े पैमाने पे, और बाय द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, या फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के भी कंपैरेटिवली। 10, तो इस तरह से हम देखते हैं देयर वर लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ बाधाएं थी इन कंसेप्शन एंड डिजाइन विच हैव बीन सब्सीक्वेंटली लगातार वैलिडेटेड बाय एक्सपीरियंस के साथ देखने को मिली। Jobless growth, persistent poverty, and rising inequality have mounted as problems since economic liberalization began. तो जब से ये शुरू हुआ है उल्टा कुछ प्रॉब्लम्स निकल के आई दोस्तों। प्रॉब्लम्स क्या, एक तो जॉबलेस ग्रोथ, मतलब जॉबलेस जो लोग हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कहना चाह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। मेन मुद्दा अगर हम निकालें यहां से तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट एज अ प्रॉब्लम राइज हुई। दूसरा इसमें डिस्कस किया इन्होंने परसिस्टेंट पावर्टी भी लगातार वैसे ही चलती रही इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के स्टार्ट होने के बाद, और इनइक्वालिटी भी इंक्रीज हुई। तो ये कुछ 3 प्रॉब्लम्स बड़ी बन गई, और बिगिनिंग में इन्होंने कहा कि इसको लार्जली शेप किया गया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो गवर्नमेंट की थी उनके लिए, ना कि इकोनॉमिक प्रायोरिटीज लोगों की, और ना ही किसी लॉन्ग टर्म की डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू किया गया था। वेल, एंड ऑल दीज ईयर्स लेटर, इन सब सालों बाद हम देखें अगर, तो 4 क्वाइट क्राइसिस कन्फ्रंट द इकोनॉमी। कौन से बड़े क्राइसिस हैं? एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन एज कॉन्स्ट्रेंट्स एक बहुत बड़ी बाधा बने हुए हैं ऑन द कंट्रीज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। Well, these problems must be resolved if economic growth has to be sustained and transformed into meaningful development. दोस्तों, यहाँ से अगर हम एक क्रक्स जनरेट करें या एक अजम्पशन या एक इन्फ्रेंस जनरेट करें, तो जो पैसेज का ऑथर है वो क्लियरली इंडिकेट करना चाहता है दैट देयर मस्ट बी समथिंग डन टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। These issues are like unemployment is increasing, poverty is still resistant, and inequality problems are also raising up. Now, यहाँ पे एक मैसेज दिया गया, these problems must be resolved। अगर आप चाहते हैं if economic growth has to be sustained, इन प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए। which problems he clearly mentioned or she clearly mentioned were, first was agriculture, second was infrastructure, industrialization and education, right। तो देखते हैं इन सारे कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड हमारे पास क्या ऑप्शन आई। सो दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ओनली 2 ऑप्शंस आर गिवन एंड यू हैव टू चूज आइदर वन ऑफ देम, और बोथ विल बी करेक्ट और नाइदर ऑफ देम विल बी करेक्ट एज पर द गिवन ऑप्शंस। वेल, सो लेट्स हैव अ लुक। Which of the following is or are the most rational and logical inference या inferences that can be made from the passage? Inference basically निष्कर्ष क्या निकालते हैं, क्या ओपिनियन आपका क्रिएट होता है, क्या ओपिनियन माइंड में आपके बनता है जब भी आप इस पैसेज को पढ़ते हैं इंटायरली, ठीक है। तो फर्स्ट था, इट इज असेंशियल, इंपॉर्टेंट है टू रीथिंक एंड रीडिफाइन द इकोनॉमिक रोल ऑफ स्टेट इन द क्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट। दोस्तों, पहली बात तो कहीं पे भी अभी तक
पूरे पैसेज के अंदर इकोनॉमिक रोल की बात नहीं हुई, पर्टिकुलरली स्टेट की बात करें उसकी भी नहीं हुई, तो उसको रीथिंक करना या रीडिफाइन करने की जरूरत है ऐसी बात भी नहीं हुई। बात ये जरूर हुई थी कि इन प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व कीजिए, ठीक है, किसी पे ब्लेम नहीं लगाया गया था कि किसकी मेन यहाँ पे प्रॉब्लम है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर रीडिफाइन या रीथिंक किया जाए इस चीज़ को। और डेवलपमेंट की क्वेस्ट पे बात हुई, जबकि डेवलपमेंट के अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस हुई जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, या फिर वहाँ पे मेंशन्ड है दीज इश्यूज हैव शुड बी रिजॉल्व्ड, ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपको करेक्ट नहीं लग रहा होगा, ना ही मुझे लग रहा है। अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें, India has not made effective implementation of its policies in social sector nor made sufficient investments in them, कि इंडिया ने पॉलिसीज को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने सोशल सेक्टर्स के अंदर। अब सोशल सेक्टर्स की बात जब होती है दोस्तों तो यहाँ एजुकेशन की बात डेफिनेटली आती है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर आप ये चार इश्यूज जो यहाँ पे मेंशन किए गए, कि एक तो इन्होंने कहा कि जब से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आई है, पहली बात तो अभी तक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से रिलेटेड बात नहीं हुई आपके ऑप्शंस में। दूसरा, उसकी वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, पावर्टी बढ़ी या पावर्टी परसिस्टेंट रही, चलती रही, इनइक्वालिटी बढ़ी, ये तीन चीजें सामने आई। फिर बात हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, एजुकेशन की और एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो सोशल में अगर हम बात करते भी है तो एजुकेशन एक पार्ट कवर होता है आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन सोशल में नहीं आती है, राइट। तो यहां भी क्लियरली प्रॉब्लम को मेंशन नहीं किया गया। और दूसरी बात, एक बार भी पैसेज में ये पॉइंट पे फोकस नहीं किया कि इन प्रॉब्लम्स का मेन रीजन क्या है, राइट। और अगर आप इन आंसर ऑप्शंस को देखें तो इन आंसर ऑप्शंस में डायरेक्टली, नॉट इवन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली बात हो रही है कि मेन प्रॉब्लम यहाँ पे थी जी रोल ऑफ स्टेट की, इकोनॉमिक रोल में स्टेट के रोल में कमी थी, और यहाँ कह रहे हैं कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई पॉलिसीज में, कहा सोशल सेक्टर्स में, और ना ही कोई सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट हुई है उनके अंदर। तो दोस्तों ऐसी कोई भी रिलेटेबल बात ना तो एक्सप्लिसिटली कही गई, neither it was mentioned implicitly, means directly or indirectly it was never mentioned। अगर हम दोनों ऑप्शंस को देखें, both will be considered incorrect, so your answer will be option D, neither one nor two। I hope you could also relate these options that they could not be the answer of the given question, right? And I hope all of you have solved this question correctly, and do let me know in the comment box, and I'll see you in the next video। और जैसा मैंने कहा, इस रहीमन धागा प्रेम का ना तोड़ो चिटकाए, एक बार बीच में अगर ब्रेक आती है तो फिर आपके लिए चीज़ों को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और ऐसी कोई स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन आप करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं, तो सक्षम सीसेट कोर्स बैच 5 के एडमिशंस दोस्तों ओपन है, आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।